डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। अगर आप इस वीडियो को मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं गुड इवनिंग, और अगर आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चैप्टर हमारा चल रहा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप के अंदर सोशलिज्म यानी कि सोसाइटी को बढ़ाने के लिए तरीकों का आविष्कार होना शुरू हो गया था, और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो फिर पहला टॉपिक था हमारा द एज ऑफ सोशल चेंज। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा था लिबरल्स के बारे में। लिबरल्स वो लोग थे जो कि एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहें, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बने, और जो भी कानून बने वो ऐसे बने कि उसको वेल एजुकेटेड जुडिशरी के लोग बनाएं, और वो ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं उनके प्रेशर से दूर हट करके बनाए, यानी कि उनके इन्फ्लुएंस, उनके प्रभाव में आकर के कोई भी नियम कानून नहीं बनना चाहिए। टोटली उन्होंने क्या काम किया, लिबरल्स ने हमेशा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर चलने वाले लोग थे, डेमोक्रेसी के बारे में सोचने वाले लोग थे। दूसरा था रेडिकल्स। रेडिकल्स के अंदर वो लोग आए जो कि सोचते थे कि गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो उन लोगों की बननी चाहिए जो कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं। जिस धर्म की या जिस कास्ट की वहां पर मेजॉरिटी है पॉपुलेशन के अंदर, उसी धर्म की या उसी कास्ट की गवर्नमेंट बननी चाहिए। दूसरा क्या था, वो प्लस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, जैसे कि वो ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी का एक पर्सन का हक ना हो करके, एक पर्सन का अधिकार ना हो करके सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। तो रेडिकल्स जो लोग थे वो दोनों चीजों पर विश्वास करते, डेमोक्रेसी पर भी, और दूसरा वो ये भी चाहते थे कि जो गवर्नमेंट बने वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर ना बन करके वो ऑटोक्रेटिक तरीके से बने। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो कि चेंज करने से डरते थे। उनको ये डर लगता था कि अगर कोई भी चेंज होगा तो उसका अल्टीमेट लॉस जो है वो सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा। वो पुराने ढर्रे पर चलने वाले लोग थे, उनका ही सोचना था कि ठीक है, जो जैसा चलता हुआ आ रहा है उसको आगे भी वैसे ही चलते रहना चाहिए। तो इसके अंदर हम लिखेंगे दे रेस्पेक्टेड द पास्ट। दे रेस्पेक्टेड द पास्ट, यानी कि वो पुराने टाइम पे जो नीतियां चलती आ रही थी, पुराने टाइम जो मेथड चलते हुए आ रहे थे, उनका वो सम्मान करते थे, उनकी वो रेस्पेक्ट करते थे, और उनमें किसी भी बदलाव के लिए वो तैयार नहीं थे। वो रेजिस्टेड थे। रेजिस्टेड का मतलब कि वो बिल्कुल अड़ियल थे, वो चेंज करना ही नहीं चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि जैसा चलता हुआ आ रहा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। दूसरा, लेकिन बहुत जल्दी जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बहुत जल्दी ही बाद
वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो गए। वो इस बात को तैयार हो गए, ठीक है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ये लगने लगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए हो रहे हैं, तो हमें उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया रिवोल्यूशन के बाद। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो कि पुराने समय उनकी जिनकी सोच थी पुराने समय से वो चलते हुए आ रहे थे, पुराने टाइम को वो इज्जत करते थे, और वो ये चेंज जो है वो उसको वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन में जब उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगा, चेंजेस के बेनिफिट्स के बारे में उनको लगने लगा हाँ ये हमारी भलाई के लिए है, तो उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज के बारे में। इंडस्ट्रीज एंड सोशल चेंज, ये पीरियड था जिसके अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हुए। इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस से मतलब यहाँ पर यह है कि इकोनॉमी के अंदर यानी कि जो उनकी कंट्री थी उसके अंदर भी इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर भी चेंजेस हुए। लोगों की कंडीशन जो थी वो पहले से इम्प्रूव होने लगी, और सोशल चेंजेस यानी कि सोसाइटी में भी चेंजेस होने शुरू हो गए। लोगों की जो सोच थी उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो गए थे। मैन वुमेन और चिल्ड्रन, आदमी औरतें और जो बच्चे थे उनको जबरदस्ती फैक्ट्रीज के अंदर धकेला जाने लगा, उनके से जबरदस्ती काम कराया जाने लगा, और उनको वेजेस भी यानी कि जो पेमेंट मिलता था वो भी कम पेमेंट पर। जबकि लिबरल्स और रेडिकल्स जो फैक्ट्री ऑनर्स थे उनको ये लगता था कि फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके एफर्ट्स को एनकरेज किया जाना चाहिए, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं उसको एनकरेज किया जाना चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री और सोशल चेंज के अंदर हमने पढ़ा ये पीरियड जो था, कौन सा पीरियड, द एज ऑफ सोशल चेंज। इसके अंदर जो था ये एक पीरियड था जहां पर इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस सबसे ज्यादा हुए थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा सोशलिज्म इन यूरोप।
Socialists were against the idea of private property. They had different vision of the future. They had different vision of the future. Some demanded that government must encourage. Some demanded that government must encourage cooperatives. Karl Marx and Friedrich Engels. Friedrich Engels added that industrial society was capitalist. That industrial society was capitalist. Whereas Marx believed that a socialist society would free that a socialist society would be free from the workers society would be free the workers from the workers from capitalism. And then this would become a communist society. And then this would become a communist society. सोशलिज्म इन यूरोप से मतलब ये है कि अब सोसाइटी के अंदर जो है वो अच्छी अच्छी बातें होनी शुरू हो गई थी और सोसाइटी का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स जैसे लोगों ने ये लोगों के अंदर ये भावना भरने शुरू कर दी थी कि अब हमें डेमोक्रेसी की तरफ सोचना चाहिए। तो सोशलिज्म इन यूरोप, सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका ये मानना था कि कोई भी अमीर या गरीब नहीं रहना चाहिए, सबको इक्वल अधिकार मिले, सबको इक्वल प्रॉपर्टी मिले और जो भी प्रॉपर्टी है उस पर प्राइवेट लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए, राइट नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। उनमें से कुछ ने डिमांड की कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को भी एनकरेज करे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो कि सर्विस मोटिव होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना।
प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि बिजनेस में, इंडस्ट्रीज के अंदर कोऑपरेटिव को गवर्नमेंट एनकरेज करे, क्योंकि कोऑपरेटिव जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका अपना मोटिव ही, तो कोऑपरेटिव एनकरेज करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि लोगों को चीजें सस्ती मिलेंगी। दूसरा, जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, उत्पीड़न है, वो भी कम हो जाएगा। वर्कर्स को भी अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि कोऑपरेटिव वाले लोग जो हैं वो हमेशा सर्विस देने के बारे में सोचते हैं। उनका प्रॉफिट वो कम से कम रखते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को ही देते हैं। तो उन लोगों का ये मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, मोटिवेट करे, उनको बढ़ावा दे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने इसमें आगे ऐड किया कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट का मतलब यहाँ पर ये है, उसके अंदर मशीन्स का ज्यादा यूज होता है। दूसरा, वहां पर जो है प्रोड्यूसर केवल अपने बारे में सोचता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है, और वो ना ही तो वर्कर्स के बारे में सोचते हैं और ना ही कंज्यूमर्स के बारे में सोचते हैं। तो उनका ये कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, जबकि मार्क्स का ये विश्वास था कि सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री कर देगी। मीन्स एक सोशलिस्ट सोसाइटी ऐसी बनेगी जहां पर सबके बेनिफिट की बातें होंगी, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो कंज्यूमर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये नहीं केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के फायदे की बात हो रही है, बाकी सबको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, सबको इक्वल अधिकार मिलेंगे, सबके पास इक्वल राइट्स होंगे, तब इक्वली चलेंगे। तो मार्क्स ये बिलीव करते थे कि एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री कर देगी। यानी कि वो जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई कैपिटलिस्ट की, पहली चीज मशीन से ज्यादा काम होगा, उसकी जगह पर लेबर्स का ज्यादा यूज होगा। दूसरा, जो वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट की बात की जाएगी। तीसरा, साथ ही साथ कंज्यूमर्स के बेनिफिट की भी बात की जाएगी, क्योंकि कोऑपरेटिव, हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव्स की भी एनकरेज करेगी, वो इन ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव्स का पार्ट बनेगी। तो जब ये कोऑपरेटिव का पार्ट बन जाएंगे तो इनके अंदर जो है, जो इनका प्रॉफिट रेशियो है वो भी कम हो जाएगा। प्रॉफिट का बेनिफिट जो है ये अपने लोग जो वर्कर्स हैं उनको देंगे, प्लस कंज्यूमर्स को देंगे। सारा प्रॉफिट खुद न रख करके ये उसके अंदर शेयर जो है वो वर्कर्स को भी देंगे, और जो आपके वो हैं कंज्यूमर्स जो हैं उनको भी अल्टीमेट बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। और यही सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से जानी जाएगी। वो वाली सोसाइटी जहां पर सबको इक्वल अधिकार होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी पर सभी का अधिकार होगा, सभी का राइट होगा, प्राइवेट वर्ड उससे हटा दिया जाएगा। सबको कॉमन अधिकार मिलेंगे, सबको कॉमन राइट्स मिलेंगे, और सब जो है एंजॉय करेंगे। कोई अमीर गरीब नहीं होगा, अमीर गरीब का भेद जो है वहां से मिट जाएगा। तो यही है, मार्क्स जो है वो बिलीव करते थे सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसमें हम वर्कर्स को कैपिटलिज्म से फ्री कर देंगे, और यही सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से जानी जाएगी, जहां पर सभी का बेनिफिट होगा, सभी को मोटिवेशन मिलेगा, सभी को एनकरेज किया जाएगा, चाहे वो वर्कर्स है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो कंज्यूमर है। सभी के बेनिफिट की बातें होंगी, और अल्टीमेट और जो अमीर गरीब है उसके अधिकार को, उसका जो खाई है, एक अमीर गरीब के बीच में जो खाई होती है, उस खाई को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। अमीर लोग जो हैं वो गरीबों के बारे में सोचेंगे, गरीबों के बेनिफिट की बात करेंगे, और जो गरीब लोग हैं वो भी ये नहीं है कि जब अमीर उनके बारे में सोच रहे हैं तो वो उसका अलग से फायदा उठाएं। ऐसा नहीं होगा। जो गरीब लोग हैं वो भी अमीरों को इक्वल रूप से कोऑपरेट करेंगे, और तभी एक सोसाइटी इतनी अच्छी बन करके निकल करके आएगी कि वहां पर कोई भी अमीर गरीब नहीं रहेगा, कोई भी किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होगा, ना जाति के आधार पर, ना पैसे के आधार पर, और ना ही किसी अन्य आधार पर। सब लोग कॉमन होंगे, सब लोग बराबर होंगे, सब लोग को इक्वल अधिकार मिलेंगे, सब लोग को इक्वल राइट्स होंगे। तो ये सोसाइटी जो है वो एक ऐसी सोसाइटी निकल करके आएगी
जो वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगी। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।